नमस्कार बच्चों, स्वागत है के लक्ष्य स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है, तैयारी कैसे चल रही है पॉलिटेक्निक की? अच्छी चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज प्यारे बच्चों एक और ही बहुत महत्वपूर्ण सीरीज के साथ, क्वेश्चन के साथ लेके आए हुए हैं, और उसमें भी बहुत ही सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छे जो क्वेश्चन चुन के लाए हैं प्यारे बच्चों, सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो हर बार पिछली बार जो है ये परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, बिना देर लगाए प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 यूपी, बिहार एंड झारखंड, इन सभी बोर्डों के लिए ये क्वेश्चन जो है रामबाण साबित होगा। तो चलिए, बिना देर लगाए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है फिजिक्स से लिया है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होगा? स्टीयरिंग समझ रहे हो ना? अरे वही स्टीयरिंग की बात हो रही है जो पकड़ के ड्राइवर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, घुमा के हैंडल, जैसे साइकिल का हैंडल, मोटरसाइकिल का हैंडल होता है ना, लेकिन उसको स्टीयरिंग बोलेंगे प्यारे बच्चों, स्टीयरिंग। बात समझ में आ रही है ना? तो वही कहा जा रहा है कि मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होगा। क्या वो छोटे व्यास वाला होना चाहिए, क्या बड़े व्यास वाला, क्या लकड़ी का बना होना चाहिए, या धातु का बना? बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। और ये क्वेश्चन कई बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो बताइए कि क्या छोटे व्यास वाला होगा कि बड़े व्यास वाला? देखिए प्यारे बच्चों, सुविधाजनक की बात यहां कर रहा है, स्टीयरिंग जो है चालक के लिए सुविधाजनक होगा। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जितना ही छोटे व्यास वाला यानी छोटे गोले वाला स्टीयरिंग, तो ऐसा ही आकार होता है, तो जितना ही छोटे आकार का स्टीयरिंग होगा प्यारे बच्चों, चालक के लिए उतना ही सुविधा होगा। तो इसका मतलब कि अगर स्टीयरिंग जो है छोटे व्यास का होगा तो चालक को चलाने में यानी गाड़ी चलाने में उतना ही क्या होगा, सुविधा होगा, अच्छा रहेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों छोटे व्यास वाला ही ऑप्शन राइट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किसके चलते बनते हैं? इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं ना? वही इंद्रधनुष जिसको आप लोग क्या देखते हैं, आकाश में देखते हैं, ऊपर वायुमंडल में देखते हैं, और कहते हैं कि उसमें 7 रंग होता है। वही उसी इंद्रधनुष का बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंद्रधनुष किसके चलते बनते हैं? क्या वो प्रकीर्णन के चलते बनते हैं, विवर्तन के चलते बनते हैं, या वर्ण विक्षेपण के चलते बनते हैं, या अपवर्तन के चलते बनते हैं? प्यारे बच्चों, आप लोग प्रकीर्णन के बारे में पढ़े होंगे, विवर्तन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। जो इंटर में पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिए हैं वो विवर्तन के बारे में जानते होंगे। उसके बाद से वर्ण विक्षेपण तो आप लोग जानते ही होंगे, रंगों का बट जाना, विभेद हो जाना, वर्ण विक्षेपण होता है। और अपवर्तन तो एक भ्रम है प्यारे बच्चों, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह से इंद्रधनुष किसके चलते बनते हैं? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण के चलते बनते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ऑप्शन जो हमारा सी जो है राइट होगा, वर्ण विक्षेपण के चलते जो इंद्रधनुष बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। रॉकेट इंजन कार्य करता है, जो रॉकेट होता है प्यारे बच्चों उसका इंजन कार्य करता है किसके सिद्धांत पे? तो बल युग्म के सिद्धांत पर, बी है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, सी है गुरुत्व केंद्र के सिद्धांत पर, डी है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। बताइए, जो रॉकेट इंजन होता है प्यारे बच्चों किसके सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? बताइए जल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और कई बार ये भी पूछा गया है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि रॉकेट इंजन जो कार्य करता है वो कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। इसलिए ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा, यानी रॉकेट इंजन कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होगा? आप लोग देखे होंगे कि नाव पर बैठकर या खड़े होकर के जो नदी पार किया जाता है उसमें कुछ नाव पर लोग क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, कुछ बैठे रहते हैं,
कुछ कहीं किनारे खड़े होते हैं। तो इस तरह से वहां पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इनमें से किस पोजीशन में नाव अधिक स्टेबल होगा, यानी अस्थायी होगा। क्या वो सभी यात्री खड़े होंगे तब, सभी यात्री नाव में बैठे हैं तब, आधे खड़े हैं तथा आधे बैठे हैं तब, या आधे से अधिक बैठे होंगे तब। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कान खोल के सुन लीजिए, दिमाग की बत्ती जला के एकदम याद रखेंगे कि नाव उस समय अधिक स्टेबल होगा, स्थायी होगा, जब सभी यात्री क्या होंगे, बैठे होंगे प्यारे बच्चों, बैठे होंगे नाव पर। तो इस तरह से ऑप्शन जो है आपका बी जो है सही होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर पहुंचते हैं। 5 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल है, कह रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल है। ए है उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, बी है उनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है, सी है उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, कि डी है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है प्यारे बच्चों उल्टा। तो आप लोग जानेंगे समझेंगे इसको कैसे कि दो विद्युत आवेश है। अब देखिए दो विद्युत आवेश है, मान लीजिए एक आवेश Q1 है और दूसरा है Q2 है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए R है। तो इनके बीच की दूरी जब R है तो दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी जो होता है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्यारे बच्चों, उनके वर्ग के, यानी Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से याद रखेंगे कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा को याद रखेंगे, उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है प्यारे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा जो डी ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं प्यारे बच्चों। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कई बार पूछा गया है ये। 4 डायोप्टर क्षमता वाले, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो चश्मे में लगता है वो लेंस होता है। लेंस कई प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में जो है उत्तल लेंस अवतल लेंस ही पढ़ना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है क्या 20 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 25 मीटर सेंटीमीटर, या फिर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों ये न्यूमेरिकल है, इसमें तुक्का नहीं लगाना है। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने का क्या फार्मूला होता है, क्या तरीका होता है, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे सूत्र होता है P = 1/f, और f होता है मीटर में, ठीक। P का मान दिया हुआ है, डायोप्टर यानी क्षमता का दिया हुआ है, 4 डायोप्टर दिया हुआ है P का मान। तो यहाँ रख लेते हैं 4 = 1/f मीटर में। अब यहाँ पक्षांतर करेंगे तो f = हो जाएगा 1/4, और जब भाग देंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर में होगा, क्योंकि ये जो लेंस की क्षमता का जो मान दिया है वो डायोप्टर में दिया है, इसलिए f का मात्रा क्या होगा 0.2 मीटर में होगा। अब देखिए कहीं ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए हम मीटर को सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो f = 0.25, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि जब 100 का हम गुणा कर लेंगे तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन जो है ये सी यानी 25 सेंटीमीटर सही होगा, है ना। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन हमारा सी जो है 25 सेंटीमीटर राइट होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। इसी से रिलेटिव एक हमारा पिछला जो वीडियो है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी हम बनाए हैं कि उसमें ये प्रश्न था कि रेल की पटरी किस लोहे का बनाया जाता है, माने किस धातु का बना होता है। और ये है रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। क्या वो पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा, इस्पात, तांबा। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो रेल के लिए पुल बनाते हैं वो ढलवा लोहा का उपयोग करते हैं। किस लोहा का प्यारे बच्चों, ढलवा। जबकि
जो रेल की लाइन होता है उसके लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है प्यार बच्चों, पूछा करता है। तो इसलिए रेल के लिए अगर पुल की बात करें प्यार बच्चों, तो वो ढलवा लोहा आप याद रखेंगे। क्या रखेंगे? ढलवा लोहा याद रखेंगे। तो ये होगा ढलवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी क्या घट रही है, क्या बढ़ रही है, क्या घट रही, यहाँ स्थिर है या बढ़ती घटती है? यानी कहने का मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, स्थिर है कि बढ़ रही है कि घट रही है कि बढ़ती घटती है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जो खगोलीय पिंडों की जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा प्यारे बच्चों बढ़ रही है। क्या हो रही है प्यारे बच्चों? बढ़ रही है। तो इस चीज को कान खोल करके एकदम याद रखेंगे एकदम, ये जो बीच की दूरी होती है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, वो बढ़ रही है प्यारे बच्चों। तो जल्दी इसको लिख ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। हाँ, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9th पे पहुंचे हैं। 9th और 10th ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर है 726 वाट, 736 वाट, सी है 746 वाट और डी जो है 756 वाट। तो प्यारे बच्चों याद होगा, पढ़ाया गया है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। याद होगा कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट का। तो आप देख लीजिए कौन ऑप्शन सही होगा आपका। तो ये जो है सी 746 वाट। याद रखेंगे, ये बहुत ही अच्छा और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? 746। एक अश्व शक्ति बराबर 746। 746 को एकदम याद रखेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि दृष्टि दोष कई प्रकार का होता है, जैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वर्णांता, है ना, ऐसे कई होता है। लेकिन यहाँ जो है आपको सिलेबस में दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है पूछ रहा है। क्या रेटिना पर, रेटिना के पीछे बनता है कि रेटिना के आगे बनता है कि नेत्र लेंस पर ही बन जाता है? तो याद रखेंगे कि दूर दृष्टि दोष से जो भी प्रतिबिंब बनता है, माने वो दूर दृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है प्यारे बच्चों। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये ऑप्शन जो बी जो है एकदम सही है और राइट आंसर है। तो दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। याद रखेंगे इसको, जल्दी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 11 पहुंचते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन बम, परमाणु बम क्वेश्चन रहता ही रहता है, समझ जाइए। या तो हाइड्रोजन बम देगा, नहीं तो परमाणु बम देगा। तो यहाँ हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभ की संलयन पर, नाभ की विखंडन पर, नाभ की विघटन पर या तापी अपघटन पर? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभ की संलयन पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम जो होता है वो नाभ की विखंडन पर कार्य करता है। दोनों चीजें हम क्लियर कर देंगे, दोनों चीजें क्लियर कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों के दिमाग में ये याद रहेगा। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन बम होता है प्यारे बच्चों वो नाभ की संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभ की विखंडन पर आधारित है। तो परमाणु बम यानी एटम बम जो आएगा तो क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? नाभ की विखंडन। और हाइड्रोजन बम रहेगा तो क्या रखेंगे? ऑप्शन नाभ की संलयन इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्न गैस का उपयोग किया जाता है। यानी कच्चे जो फल होता है उसको पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्या वो मीथेन का प्रयोग किया जाता है, एथेन का प्रयोग किया जाता है, कि एथिलीन का, कि एसिटिलीन का? बहुत ही सिलेक्टेड और प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो जल्दी बताइए कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद होगा प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि कच्चे फलों को पकाने के लिए सबसे अच्छा गैस जो होता है एथिलीन होता है। एथिलीन यानी इसका सूत्र होता है C2H4 होता है प्यारे बच्चों, यानी एथिलीन होता है। याद रखेंगे, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन यानी C2H4। ऑप्शन में कभी कभी C2H4 भी दे देता है, सूत्र उसका दे देता है। तो इसलिए
याद रखेंगे कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन का उपयोग करते हैं। किसका प्यारे बच्चों? एथिलीन का। जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग 13 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। आइसोटोप की बात हो रही है प्यारे बच्चों, कि कौन ऐसा तत्व इन चारों में से कि जिसका जो है सर्वाधिक माने सबसे अधिक जो है आइसोटोप यानी समस्थानिक होते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन पहला है यूरेनियम, क्या रेडियम है, क्या हाइड्रोजन है, क्या पोलोनियम है। यानी इन चारों तत्वों में से किस तत्व का जो समस्थानिक होता है, आइसोटोप होता है, सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो याद रखेंगे, बहुत बच्चे तो यूरेनियम में भ्रम कर जाएंगे, लेकिन बच्चों याद रखेंगे, एकदम दिमाग की बत्ती जला करके याद रखेंगे कि इस तत्व में जो सर्वाधिक समस्थानिक होता है, आइसोटोप होता है, वो पोलोनियम का होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? पोलोनियम, यानी पीओ जिसका संकेत होता है, उसका होता है समस्थानिक सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों। किसका होता है? पोलोनियम का। पोलोनियम यानी पीओ का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो 14, जो न्यूमेरिकल टाइप का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बार बार मिलेगा आपको देखने के लिए। यूरेनियम 92,238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है। यूरेनियम 92,238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है। क्या 92 है कि 238 है, 146 है कि 330 है? तो प्यारे बच्चों इसको तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि यूरेनियम यहाँ दिया हुआ है, यूरेनियम 92 और 238, यूरेनियम 92 238। ये जो नीचे वाला होता है प्यारे बच्चों, ये है परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाला क्या है? परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या भी हम कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक को हम जेड से निरूपित करते हैं, जेड बराबर हो गया 92, और ए यानी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये बराबर क्या हो गया? 238। अब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि ए इक्वल टू टी प्लस एन, ये सूत्र होता है। लेकिन इसके पहले भी हम जानते हैं एक सूत्र कि चूंकि जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है प्यारे बच्चों, उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है आपका 92 हो गया, यानी प्रोटॉन 92 हो गया, या इलेक्ट्रॉन 92 हो गया, या परमाणु क्रमांक 92 है ही है। चलिए तो यहाँ एक दिया हुआ है 238 इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या हो गया 92 प्लस एन। तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं? 238 माइनस 92 इक्वल टू एन। तो क्या हो जाएगा? एन बराबर घटा लीजिए, 8 में से 2 जा 6, 8 में से 2 जाएगा 6, फिर यहाँ बचा 3, यहाँ से लेंगे 13, और 13 में से 9 गया 4, और यहाँ यानी n इक्वल टू 146। अब देखिए ऑप्शन क्या है हमारा? 146 है, यही यानी ऑप्शन जो है सी हमारा सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछता है। तो इस तरह से ये फार्मूला याद रखेंगे, ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचे हैं। 15 कह रहा है कि निम्न में सजातीय यौगिकों का युग्म है। निम्न में सजातीय युग्म, पहले समझिए प्यारे बच्चों सजातीय श्रेणी या सजातीय युग्म क्या होता है। तो सजातीय युग्म को हम कई तरह से पहचान सकते हैं। जैसे सजातीय युग्म में ये होता है कि दो अणुओं के बीच जो है यानी CH2 का अंतर होता है। अब देखिए जो श्रेणी दिया हुआ है प्यारे बच्चों, दो यौगिक दिया हुआ है 2 या 3, उसमें देखिए क्या CH2 का अंतर है। चलिए तो मिला लेते हैं, CH4 CH3, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि CH4 है, यहाँ CH3 OH ग्रुप हो गया है, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ देखिए CH2 C2H6, यहाँ जो है CH2 का अंतर नहीं है। देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ ये देखिए C2 यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 4 हो जा रहा है, यहाँ पे 6 हो जा रहा है, इस तरह से। हाँ इसमें तो सेट हो रहा है प्यारे बच्चों, ये CH4 और CH2 इसमें जो है देखेंगे तो CH2 का अंतर है। देखिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए CH2 CH2 ये हुआ नहीं क्योंकि बराबर है, ये भी होगा नहीं, C2H2 C2H4 C2H6 ये भी नहीं होगा, यानी इसमें देखेंगे तो इन दोनों यौगिकों में CH2 का अंतर है। तो याद रखेंगे कि सजातीय श्रेणी वो होता है जिसमें
CH2 का अंतर होता है। तो इन दोनों में ही CH2 का अंतर है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी सही होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? बी, यानी सजातीय यौगिकों का युग्म जो है क्या है, ये बी है, यानी CH4 C2H6 इसी तरह CH3H8 हो जाएगा। इसी तरह कई श्रेणियां हो सकता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये सजातीय श्रेणी का ये पहचान है। अगला क्वेश्चन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे प्यारे बच्चों तो कैसे इसको निकालेंगे, यहाँ जानिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी पूछे तो इनके परमाणु क्रमांकों को हम जोड़ते हैं, यानी CO2 तो यहाँ देखेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और 2 परमाणु है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 6 और 8 दूना 16। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 दूना 12 और 1 2, यानी 22 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे अणु में तो हम इसके परमाणु क्रमांकों को जोड़ देते हैं, जो भी यौगिक अणु दिया हो। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा बी, यानी 22 है तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचते हैं। 17 कह रहा है कि जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है, उन्हें कहते हैं द्रव कहते हैं कि ठोस कहते हैं कि गैस कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ये ठोस द्रव गैस यानी पदार्थ की भौतिक अवस्था में से ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, आप जानते भी हैं कि ठोस जो होता है उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है, लेकिन गैस होता है इनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। लेकिन द्रव ही ऐसा है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि वो जिस बर्तन में या जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों ए यानी द्रव जो है सही होगा। चलिए 18 नंबर कह रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, यानी जो रेडियो सक्रिय होता है क्या उत्सर्जित करता है, वो क्या वो अल्फा किरणें उत्सर्जित करता है कि बीटा किरणें कि गामा किरणें उत्सर्जित करता है कि उपयुक्त सभी जो किरणें हैं अल्फा बीटा गामा ये सब उत्सर्जन करता है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि रेडियो सक्रिय जो है सब उत्सर्जन नहीं करता है बल्कि सिर्फ बीटा किरणें को ही उत्सर्जित करता है। तो इसलिए ये बीटा जो है यानी बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो जल्दी लिखिए प्यारे बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। हाँ प्यारे बच्चों तो अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। 19 कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या हम नाभ की संलयन कहते हैं, क्या नाभ के विखंडन कहते हैं, क्या द्रव्यमान क्षति कहते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं? प्यारे बच्चों जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब एक भारी नाभिक जो है 2 हल्के नाभिक में टूट जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं देखो यहाँ जो बड़ा नाभिक जो है वो बड़ा नाभिक जो है टूट जाता है 2 हल्के नाभिक में। तो जब टूटता है तो क्या हो रहा है? इसका खंडन हो रहा है, विखंडन हो रहा है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? क्या आइंस्टीन ने बनाया था, न्यूटन ने बनाया था कि रदरफोर्ड ने बनाया था कि फर्मी ने बनाया था? तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे और वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, आइंस्टीन ने बनाया था कि न्यूटन ने बनाया था कि रदरफोर्ड ने बनाया था और या फर्मी ने बनाया था? तो इस उत्तर का, इस आंसर का इंतजार हम कमेंट बॉक्स में करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसलिए इस उत्तर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। इससे भी बेहतर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे। और अगर हमारे चैनल पर हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और ये 20वां क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। तब तक के लिए लव यू, थैंक यू, बाय बाय।